हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 32 देखेंगे, दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण। इसके अंतर्गत एग्जीक्यूशन, सस्पेंशन, रिमिशन एंड कॉम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस आते हैं, जिसे हम 5 पार्ट में पढ़ेंगे। जिसके फर्स्ट पार्ट में डेथ सेंटेंसेस से रिलेटेड होगा, जिसमें हम सेक्शन 413 टू 416 तक के प्रोविजन देखेंगे। बी पार्ट में हम इम्प्रिजनमेंट के बारे में देखेंगे, जिसमें सेक्शन 417 से लेकर सेक्शन 420 तक के प्रोविजन होंगे। सी पार्ट में हम देखेंगे लेवी ऑफ फाइन, जो कि सेक्शन 421 से लेकर 424 तक के प्रोविजंस होंगे। डी पार्ट में हम देखेंगे जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन, जिसमें हम सेक्शन 425 से लेकर सेक्शन 431 तक के प्रोविजंस को देखेंगे। ई पार्ट में हम देखेंगे सस्पेंशन, रिमिशंस और कॉम्यूटेशंस ऑफ सेंटेंसेस, जिसके अंदर सेक्शन 432 से लेकर सेक्शन 435 तक के प्रोविजंस को देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट 1 डेथ सेंटेंसेस, जिसके अंदर हम सेक्शन 413 देखेंगे। सेक्शन 413 कहता है सेक्शन 368 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन। इसके अंतर्गत जब डेथ सेंटेंसेस के कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट को सबमिट किसी भी केस में सेशन कोर्ट उस पर हाई कोर्ट द्वारा कंफर्मेशन का ऑर्डर या फिर ऑर्डर रिसीव्ड होता है, तो वह वारंट जारी करके या फिर उस अदर स्टेप्स लेकर जो कि नेसेसरी हो उस पर ऑर्डर को प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 414 उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन। इसके अंतर्गत जब अपील और रिविजन्स में हाई कोर्ट द्वारा डेथ सेंटेंसेस दिया जाता है, तब सेशन कोर्ट हाई कोर्ट का ऑर्डर रिसीव्ड होने पर वारंट जारी करके सेंटेंसेस को प्रोसेसिंग करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 415 उच्चतम न्यायालय की अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का मुलतवी किया जाना। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जहां किसी पर्सन को हाई कोर्ट द्वारा डेथ सेंटेंसेस दिया गया है और उसके जजमेंट के अगेंस्ट कोई भी अपील कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 134 के डिविजन्स 1 के प्रोविजंस ए या फिर प्रोविजंस बी के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को होती है, वहां पर हाई कोर्ट सेंटेंसेस का एग्जीक्यूशन तब तक के लिए पोस्टपोन किए जाने का ऑर्डर देगा जब तक कि ऐसी अपील करने के लिए जो भी प्रीफर्ड ड्यूरेशन एक्सपायर नहीं हो जाती है, और यदि उस ड्यूरेशन के अंदर में अगर अपील की गई है तो जब तक कि उस अपील का डिस्पोज नहीं हो जाता है। के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जहां पर हाई कोर्ट द्वारा यदि डेथ सेंटेंसेस दिया गया है और उसका कंफर्मेशन किया गया है, तब डेथ सेंटेंस्ड पर्सन्स कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 132 या फिर आर्टिकल 134 के डिविजन्स 1 के प्रोविजन सी के अंतर्गत जो भी सर्टिफाइड दिए जाने के लिए हाई कोर्ट को एप्लीकेशन करता है, तो जो हाई कोर्ट होगा वो सेंटेंसेस का एग्जीक्यूट तब तक के लिए पोस्टपोन किए जाने का ऑर्डर देगा जब तक कि उस एप्लीकेशंस का हाई कोर्ट के द्वारा डिस्पोज नहीं हो जाता है। और यदि ऐसे एप्लीकेशन पर कोई भी सर्टिफिकेट दिया गया था, तो जब तक कि उस सर्टिफिकेट पर जो सुप्रीम कोर्ट को अपील करने के लिए जो भी प्रीफर्ड ड्यूरेशंस एक्सपायर नहीं हो जाती है। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत कहा गया है जहां पर हाई कोर्ट द्वारा यदि किसी प्रकार का डेथ सेंटेंसेस दिया गया है या उसका कंफर्मेशन किया गया है, तो हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाता है कि जो सेंटेंस पर्सन थे वो कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल 136 के अंतर्गत अपील के लिए उसने जो भी स्पेशल परमिशन दिए जाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट से जो भी पिटिशन करना चाहता है, तो ऐसे में जो हाई कोर्ट होगा वो सेंटेंसेस का एग्जीक्यूट उस पीरियड तक के लिए जितनी की वह पिटिशन में पेश किया है, अगर वो पर्याप्त समझता है तो पोस्टपोन किए जाने का ऑर्डर देगा। नेक्स्ट सेक्शन 416 गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड का मुलतवी किया जाना। इस सेक्शन के अंतर्गत यदि वह वोमेन है जिसे कि डेथ सेंटेंसेस दिया गया है और ऐसे में अगर वो गर्भवती मतलब प्रेग्नेंट पाई जाती है, तो हाई कोर्ट उस सेंटेंसेस को इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ के रूप में लघुकरण कर सकेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे बी पार्ट इम्प्रिजनमेंट, जिसमें हम सेक्शन 417 देखेंगे कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत लॉ उस समय जिस भी फोर्स के अंतर्गत है उसके सिवाय यदि जो भी स्टेट गवर्नमेंट ये डायरेक्ट दे सकती है कि किसी पर्सन्स को जो कि इस कोर्ट के अंतर्गत अगर इम्प्रिजनमेंट किया जाता है या फिर कस्टडी के अंतर्गत कमिटेड किया जाता है, तो उसे किस स्थान में कन्फाइंड किया जाएगा। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि कोई पर्सन जो कि इस कोर्ट के अंतर्गत अगर इम्प्रिजनमेंट किया जा सकता है या फिर कस्टडीज के लिए कमिटेड किया जा सकता है, तो जो भी सिविल जेल में यदि उसे कन्फाइंड किया है, तो जो भी इम्प्रिजनमेंट या फिर कमिटेड के लिए जो भी ऑर्डर देने वाला कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट उस पर्सन को क्रिमिनल जेल में भेजने का डायरेक्ट दे सकता है। सबसेक्शन 3 कह रहा है कि जब प्रोविजन 2 के अंतर्गत यदि कोई पर्सन यदि क्रिमिनल जेल में भेजा जाता है, तब वहां से रिलीज दिए जाने के उस कंडीशन के अलावा जो भी सिविल जेल को अगर लौटाया जाएगा, तो
क्लॉज के अंतर्गत वो जो पर्सन है उसे क्रिमिनल जेल से रिमूव किए हुए 3 वर्ष बीत गए हैं और उस कंडीशन में जो भी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के सेक्शन 58 और प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 के सेक्शन 23 के अंतर्गत वो जो सिविल जेल से वो रिलीज समझा जाएगा। ई क्लॉज के अंतर्गत सिविल जेल के इम्प्रिजनमेंट का ऑर्डर देने वाले कोर्ट द्वारा जो भी क्रिमिनल जेल के ऑफिसर्स इंचार्ज को यह सर्टिफाई करके भेज दिया गया है कि यह जो है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के सेक्शन 58 या प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920 की सेक्शन 23 के अंतर्गत रिलीज किए जाने का इनिशिएट है। नेक्स्ट सेक्शन 418 कारावास के दंडादेश का निष्पादन। सेक्शन के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जहां उन केसेस में जिसमें कि सेक्शन 413 में प्रोवाइड किया गया है उसके अलावा यदि किसी केस में यदि एक्यूज पर्सन्स इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या फिर किसी भी ड्यूरेशन के इम्प्रिजनमेंट के लिए यदि सेंटेंस्ड किया गया है तो वहां पर सेंटेंस देने वाला कोर्ट उस जेल को या फिर किसी अदर प्लेसेस को जिसमें कि वह कन्फाइंड किया है या उसे कन्फाइंड किया जाना है, तब ऐसे में वो इमीडिएटली वारंट भेजेगा और यदि एक्यूज है वो पहले से ही उस जेल में है या फिर किसी अदर स्थान में कन्फाइंड नहीं है तो वारंट के साथ उसे उस जेल या फिर उस अदर स्थान को भिजवाएगा। प्रोवाइजो में ये कहा गया है जहां पर एक्यूज्ड को कोर्ट के राइजिंग तक के लिए इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंसेस अगर दिया गया है वहां पर वारंट तैयार करना या फिर वारंट जेल को भेजना अगर नेसेसरी ना हो तो एक्यूज्ड को ऐसे प्लेस में जो कि कोर्ट डायरेक्ट करेगा कन्फाइंड किया जा सकता है। सेक्शन 2 के अंतर्गत जहां एक्यूज्ड कोर्ट में उस समय उपस्थित नहीं है जब उसे इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस दिया गया है, जैसे कि प्रोविजन 1 में बताया है, तो वहां पर कोर्ट उसे जेल या फिर अदर स्थान में जहां उसे कन्फाइंड किया जाना है भेजने के पर्पज से उसकी जो अरेस्ट के लिए वारंट जारी करेगा और ऐसे केसेस में जो भी सेंटेंस है उसकी अरेस्ट की डेट से प्रारंभ होगा। नेक्स्ट सेक्शन 419 निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन। इस सेक्शन के अंतर्गत इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंस के एग्जीक्यूशन के लिए एवरी वारंट उस जेल या फिर उस स्थान के ऑफिसर इंचार्ज को डायरेक्ट होगा जिसमें कि प्रिजनर कन्फाइंड है या फिर कन्फाइंड किया जाना है। नेक्स्ट सेक्शन 420 वारंट किसको सौंपा जाएगा। इस सेक्शन के अंतर्गत जब प्रिजनर जेल में कन्फाइंड किया जाना है तब वारंट जेलर को सौंपा जाएगा। हम देखेंगे पार्ट 3 लेवे ऑफ फाइन जुर्माने का उद्ग्रहण। इसमें हम सेक्शन 421 से लेकर 424 तक के प्रोविजंस को देखेंगे। फर्स्ट सेक्शन हम 421 देखेंगे जुर्माना उद्ग्रहित करने के लिए वारंट। इसके अंतर्गत सबसेक्शन 1 में जब किसी भी ऑफेंसेस को फाइन का सेंटेंसेस दिया गया है तब जो भी सेंटेंसेस देने वाला कोर्ट निम्नलिखित प्रकारों में से किसी भी दोनों प्रकार में से फाइन की जो रिकवरी के लिए वो प्रोसीडिंग कर सकता है वह है के फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत ऑफेंडर की किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी के अटैचमेंट और सेल के द्वारा अमाउंट को लेवी करने के लिए वारंट जारी कर सकता है। बी क्लॉज के अंतर्गत डिफॉल्टर की इमूवेबल या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी या फिर दोनों से जो भी लैंड रेवेन्यू की एरियर्स के रूप में जो भी अमाउंट को लेवी करने के लिए वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को अथोराइज करते हुए उसे वारंट जारी कर सकता है। प्रोवाइजो में ये कहा जा रहा है यदि सेंटेंस डायरेक्ट करता है कि जो भी फाइन देने के डिफॉल्टर होने पर ऑफेंडर इम्प्रिजनमेंट किया जाएगा और यदि ऑफेंडर ने डिफॉल्टरी के बदले में ऐसा पूरा इम्प्रिजनमेंट ऑलरेडी उसने भुगत लिया है तो कोई भी कोर्ट ऐसा वारंट तब तक ना जारी करेगा जब तक कि कोई भी स्पेशल रीज़न से वो रिटर्न ना किया जाएगा और ऐसा करना नेसेसरी ना समझे जब तक कि उसने जो भी फाइन के लिए एक्सपेंसेस या फिर कंपनसेशन के पेमेंट के लिए सेक्शन 357 के अंतर्गत डायरेक्ट ना किया गया हो। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट उस मैनर्स को रेगुलेटिंग करने के लिए जिसमें कि प्रोविजंस 1 के डिविजन्स ए के अंतर्गत अगर वारंट एग्जीक्यूट किए जाने के लिए ऐसे वारंट के एग्जीक्यूट में जो भी अटैचमेंट की गई किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में ऑफेंडर्स के अलावा किसी भी पर्सन्स के किन्हीं भी क्लेम के जो भी डिटर्मिनेशन के लिए अगर वो रूल बना सकती है। इसके सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जहां पर कोर्ट कलेक्टर्स को प्रोविजंस 1 के डिविजन्स बी के अंतर्गत वारंट जारी करता है वहां कलेक्टर्स उस अमाउंट को लैंड रेवेन्यू के एरियर के रिकवरी से संबंधित विधि के अनुसार वो उसे रिकवर करेगा मानो कि ऐसा वारंट ऐसे लॉ के अंतर्गत जारी किया गया या सर्टिफाइड हो।
नेक्स्ट सेक्शन 422 ऐसे वारंट का प्रभाव। इस सेक्शन के अंतर्गत किसी कोर्ट द्वारा सेक्शन 421 के प्रोविजंस 1 के क्लॉज ए के अंतर्गत जारी किया गया कोई वारंट उस कोर्ट के लोकल जुडिकेशन के अंतर्गत एग्जीक्यूट किया जा सकता है और वहां ऐसे अथोराइज के बाहर की किसी भी प्रॉपर्टी की अटैचमेंट और सेल उस कंडीशन में प्रदाकृत करेगा जब वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा लोकल जुडिकेशन के अंतर्गत ऐसी संपत्ति जो है फाउंड किया गया है उसे इंडोर्स कर दिया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 423 जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्य क्षेत्र के न्यायालय द्वारा जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है जारी किया गया वारंट। इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी इस कोर्ट में या फिर किसी भी अदर विधि में होते हुए भी जब किसी भी ऑफेंडर को किसी ऐसे टेरिटरी के जिस पर इस कोर्ट का एक्सटेंड है किसी भी क्रिमिनल कोर्ट द्वारा अगर फाइन देने का सेंटेंसेस दिया गया है और सेंटेंसेस देने वाला कोर्ट ऐसे किसी भी अमाउंट को लैंड रिवेन्यू के एरियर के तौर पर लेवे करने के लिए उस टेरिटरी के जिस पर इस संहिता का विस्तार है किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को अथोराइज करते हुए वारंट जारी कर सकता है तब ऐसा वारंट उस टेरिटरी के जिस पर की संहिता का विस्तार है किसी के कोर्ट के द्वारा सेक्शन 421 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत पार्ट बी के क्लॉज बी के अंतर्गत जारी किया गया वारंट समझा जाएगा और ऐसे वारंट के एग्जीक्यूट के बारे में इस सेक्शन के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस होंगे लागू होंगे। नेक्स्ट सेक्शन 424 कारावास के दंडादेश का निष्पादन का निलंबन। ये सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जब ऑफेंडर को केवल फाइन का या फिर फाइन देने में डिफॉल्ट होने पर इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंसेस दिया गया है और जो भी फाइन है अगर वो इमीडिएट नहीं देता है तब कोर्ट इसके फर्स्ट क्लॉज के अंदर कहा जा रहा है कि ऑर्डर दे सकता है कि जो भी फाइन या तो उस डेट को या फिर उस डेट से पहले या जो भी ऑर्डर की डेट जो कि 30 दिन से अधिक की ना होगी उस समय वो पूरा पेमेंट दे दे या फिर 2 या 3 किस्तों में उस पेमेंट को करे जिसमें से जो भी पहली किस्त होगी ऐसे तारीख को करे जो कि उसमें डेट में लगी हुई है या और जो भी ऑर्डर की जो भी डेट उसमें डली हुई है वो 30 दिन से अधिक की नहीं होनी चाहिए पेमेंट की। अगर जो भी किस्त अगर बच जाती है जो कि 30 दिन से अधिक के अंतराल की है तो उस अंतराल में उसका पेमेंट किया जाएगा। बी क्लॉज के अंतर्गत इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंसेस का एग्जीक्यूट सस्पेंड कर सकता है और ऑफेंडर विथ श्योरिटी या फिर विदाउट श्योरिटी जैसा कि कोर्ट ठीक समझता है वो बॉन्ड एग्जीक्यूट किए जाने पर वो जो भी फाइन या फिर उसके इंस्टॉलमेंट की जो भी डेट है और जो भी डेट जो कोर्ट के समक्ष वो हाजिर होगा और ऑफेंडर को वो रिलीज कर सकता है। और यदि ऑफेंडर ने जो भी फाइन की रकम जो कि किस्त में उस रकम का जो भी लास्ट डेट है उससे पहले अगर वो जो कि ऑर्डर के समय में डेट दिया गया था अगर पेमेंट होता है अगर पेमेंट नहीं होता है तो कोर्ट जो होगा वो इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंसेस को तुरंत ही एग्जीक्यूट किए जाने का डायरेक्ट दे सकता है। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत सबसेक्शन 1 के प्रोविजंस किसी ऐसे केस में भी लागू होंगे जिसमें ऐसे मनी के पेमेंट के लिए ऑर्डर किया गया है जिसके रिकवर ना होने पर इम्प्रिजनमेंट अवॉर्डेड किया जा सकता है और जो मनी है अगर वो तुरंत नहीं दिया गया है और यदि कोई ऐसा पर्सन है जिसके अगेंस्ट में ऑर्डर किया गया है तो जो प्रोविजंस में निर्दिष्ट बॉन्ड लिखने की अपेक्षा किए जाने पर ऐसा करने में अगर वो फेल रहता है तो कोर्ट जो होगा इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस वो तुरंत पास कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट डी निष्पादन के बारे में साधारण उपबंध जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन। इसमें हम सेक्शन 425 देखेंगे। वारंट कौन जारी कर सकेगा। इस सेक्शन के अंतर्गत किसी भी सेंटेंसेस के एग्जीक्यूट के लिए जो एवरी वारंट या तो उस कोर्ट का जो भी जजेस या फिर मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसने की सेंटेंसेस पास किया है या फिर उस सक्सेसर इन ऑफिस द्वारा जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 426 निकल भागे सिद्धि दोष पर दंडादेश कब प्रभावशील होगा। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो भी स्टेट कन्वेक्टेड को इस सेक्शन के अंतर्गत अगर डेथ सेंटेंसेस या फिर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट या फाइन का सेंटेंसेस दिया जाता है तब ऐसे में जो भी सेंटेंसेस अगर इससे पूर्व जो भी प्रोविजंस के अंतर्गत रहते हुए इमीडिएटली इफेक्ट किया हो जाएगा। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जब स्टेट कन्वेक्टेड को इस सेक्शन के अंतर्गत किसी भी टर्म्स के लिए इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंसेस अगर दिया जाता है तब के फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत यदि ऐसा सेंटेंसेस उस सेंटेंसेस यदि सीवियर ना हो जैसा कि जो भी कन्वेक्टेड जब वह निकल भागा था या फिर भोग रहा था तो वो न्यू सेंटेंसेस उसका इमीडिएटली इफेक्ट होगा।
बी क्लॉज के अंतर्गत यदि ऐसा सेंटेंसेस उस सेंटेंसेस से अधिक सीवियर का ना हो जिसे कि ऐसा कन्वेक्टेड जब वह निकल भागा था और भोग रहा था, तो वो जो नया सेंटेंसेस होगा उसके द्वारा जो भी फर्दर पीरियड के लिए वो जो इम्प्रिजनमेंट भोगे जाने के पश्चात वो इफेक्ट होगा और उसके निकल भागने के समय उसे पूर्ववर्ती जो भी सेंटेंसेस होंगे जो भी बचे हुए पीरियड्स के इक्वल है। नेक्स्ट सेक्शन 427 ऐसे अपराधी को दंडादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से ही दंडादिष्ट है। सेक्शन के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जब इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंसेस पहले से ही भागने वाले पर्सन्स को सब्सिक्वेंट कन्वेंशंस पर इम्प्रिजनमेंट या फिर लाइफ फॉर इम्प्रिजनमेंट दिया जाता है, तब जब तक कोर्ट यह डायरेक्ट ना दे कि जो भी सब्सिक्वेंट कन्वेंशन ऐसे किसी भी सेंटेंसेस के साथ साथ भोगा जाएगा, जैसा कि इम्प्रिजनमेंट या फिर लाइफ फॉर इम्प्रिजनमेंट उस इम्प्रिजनमेंट के समाप्ति पर जिसके लिए वह पहले भी सेंटेंस्ड हुआ था प्रारंभ होगा। वाइजो में ये कहा जा रहा है कि जहां उस पर्सन को जिसने भी श्योरिटी देने के लिए डिफॉल्ट करने पर सेक्शन 122 के अंतर्गत ऑर्डर द्वारा जो भी इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंस दिया गया है, ऐसा सेंटेंसेस भोगने के दौरान ऐसे ऑर्डर दिए जाने के पहले किए गए ऑफेंसेस के लिए इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंसेस दिया जाता है और उसके पश्चात जो भी लेटर सेंटेंसेस होगा वो इमीडिएटली वहां पर से प्रारंभ हो जाएगा। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जब किसी पर्सन को लाइफ और इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंसेस पहले से ही भोग रहा है, तो जो भी सब्सिक्वेंट कन्वेंशन पर किसी भी टर्म्स के जो इम्प्रिजनमेंट या फिर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट का सेंटेंसेस अगर दिया जाता है, तब ऐसे में सब्सिक्वेंट कन्वेंशंस पर जो भी पहले का प्रीवियस का सेंटेंसेस के साथ साथ भोगा जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 428 अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दंडादेश के विरुद्ध सेट ऑफ किया जाना। इस सेक्शन के अंतर्गत जहां एक्यूज पर्सन्स कन्वेंशन पर किसी भी टर्म्स के लिए इम्प्रिजनमेंट से यदि सेंटेंस किया गया है जो कि फाइन के पेमेंट के डिफॉल्ट के लिए यदि इम्प्रिजनमेंट नहीं है, वहां उस केस में इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल या फिर इंक्वायरी के दौरान ऐसे कन्वेंशन की जो भी डेट से पहले जो उसके द्वारा भोगे गए हैं यदि कोई है, तो डिटेंशन के जो टर्म्स होगी ऐसे कन्वेंशन पर उस पर अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट के जो भी टर्म्स के विरुद्ध में सेट ऑफ किया जाएगा और ऐसे कन्वेंशन पर उस पर्सन्स का इम्प्रिजनमेंट किए जाने का लाइबिलिटी उस पर अंडरगो इम्प्रिजनमेंट के जो टर्म्स के जो रिमेनिंग पार्ट तक के लिए यदि कोई हो तो रिस्ट्रिक्टेड किया जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 429 व्यावृत्ति। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत सेक्शन 426 और सेक्शन 427 के किसी भी एक्सक्यूजेस के अंतर्गत किसी पर्सन्स को उस पनिशमेंट के किसी भी पार्ट से जो भी फॉरगिव करने की ना समझी जाएगी जिसका कि वह पहले से ही या फिर सब्सिक्वेंट कन्वेंशन पर भागी है। सेक्शन 2 के अंतर्गत जब फाइन देने में डिलेड होने पर इम्प्रिजनमेंट का अवॉर्डेड इम्प्रिजनमेंट के सब्स्टेंटिव सेंटेंसेस के साथ साथ है, तब सेंटेंसेस भोगने वाले पर्सन्स को उसके एग्जीक्यूट के पश्चात सेंटेंसेस के फर्दर सब्स्टेंटिव सेंटेंसेस या फिर फर्दर सब्स्टेंटिव सेंटेंसेस को भोगना है, तब जो भी फाइन्स के डिलेड होने पर इम्प्रिजनमेंट का जो भी अवॉर्डेड तब तक के लिए प्रोसीडिंग ना किया जाएगा जब तक कि वह पर्सन जो है वो फर्दर सेंटेंसेस या फिर फर्दर सेंटेंसेस को भुगत ना चुका हो। नेक्स्ट सेक्शन 430 दंडादेशों के निष्पादन पर वारंट का लौटाया जाना। इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी सेंटेंसेस कंप्लीटली एग्जीक्यूट किया जा चुका है, तब उसका एग्जीक्यूट करने वाला जो ऑफिसर होगा वो वारंट पर वो सेल्फ सिग्नेचर्स करके इंडोर्स कर उस मैनर्स को जिससे वो सर्टिफाइड करते हुए उसे उस सेंटेंसेस का एग्जीक्यूट किया गया था जो कि उस कोर्ट को जिसने कि उसे जारी किया था उसे लौटा देगा। नेक्स्ट है सेक्शन 431 जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माना के रूप में वसूल किया जाना। इस सेक्शन के अंतर्गत कोई भी मनी जो कि फाइन के अलावा है तो इस कोर्ट के अंतर्गत दिए गए ऑर्डर के बेस्ड पर यदि पेबल है तो उसकी रिकवरी का पैटर्न जो होगा वो इस अगर एक्सप्रेस नहीं किया गया है तो ऐसे में जो रिकवर किया जाएगा वो मानो कि फाइन है। इसके प्रोवाइजो में कहा गया है कि इस सेक्शंस के आधार पर जो सेक्शन 359 के अंतर्गत किसी भी ऑर्डर को लागू होने में सेक्शन 421 का जो भी मीनिंग होगा वो इस प्रकार लगाया जाएगा कि मानो जो सेक्शन 421 के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो सेक्शन 357 के अंतर्गत जो भी ऑर्डर उस वर्ड और उस फिगर के पश्चात या फिर कॉस्ट ऑफ पेमेंट जो सेक्शन 359 के अंतर्गत जो ऑर्डर होगा वो वर्ड और फिगर्स के अंतर स्थापित कर दिए गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट 5 दंडादेशों का निलंबन, परिहार और लघुकरण। इसके अंतर्गत हम सस्पेंशन, रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसमें हम सेक्शन 432 से लेकर 435 तक के प्रोविजंस को देखेंगे। हम फर्स्ट सेक्शन देखते हैं सेक्शन 432।
सेक्शन के अंतर्गत दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जब किसी पर्सन को किसी भी ऑफेंसेस के लिए सेंटेंसेस दिया जाता है तब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी टाइम वो कंडीशन के बिना या फिर कंडीशन पर जिसे कि सेंटेंस पर्सन एक्सेप्ट करे उसे सेंटेंसेस के एग्जीक्यूट करने के लिए सस्पेंड या फिर उस सेंटेंसेस जो उसे दिया गया है उसे पूरे या फिर उसके किसी भाग का रिमिशन कर सकती है। सेक्शन 2 के अंतर्गत जब कभी भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी सेंटेंसेस के सस्पेंशन या फिर रिमिशन के लिए एप्लीकेशन किया जाता है तब एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट उस कोर्ट के प्रिसाइडिंग जजेस से जिसके की समझ कन्वेंशन हुई थी या फिर जिसके द्वारा वो कंफर्म किया गया था उससे यह होप करेगी कि वह इसके बारे में एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट करे या फिर रिफ्यूज करे या अपनी ओपिनियन के लिए वो अपने उन रीजंस को वो रिटर्न करे जो कि रीजंस के साथ उसने जो ट्रायल में ये रिकॉर्ड किया था या फिर उस रिकॉर्ड की जो भी वहाँ पर है उपलब्ध उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी भेजे। सेक्शन 3 के अंतर्गत यदि कोई कंडीशन जिस पर कि सेंटेंसेस का सस्पेंशन या फिर रिमिशन किया गया है यदि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का यह ओपिनियन में अगर ये पूरी नहीं हुई है तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो सस्पेंशन या फिर रिमिशन को कैंसिल कर सकती है या तब तक वह पर्सन को जिसके पक्ष में यह सेंटेंसेस का सस्पेंशन या फिर रिमिशन किया गया था उसे वह फ्री है तो किसी भी पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा विदाउट वारंट उसे कस्टडी में लिया जा सकता है और जो भी सेंटेंसेस के जो भी अनएक्सपेक्टेड पोर्शंस को भोगने के लिए उसे रिमेंडेड किया जा सकता है। सेक्शन 4 के अंतर्गत वह कंडीशन जिस पर कि सेंटेंसेस का सस्पेंशन या फिर रिमिशन इस सेक्शन के अंतर्गत किया जाए वो ऐसी हो सकती है कि जिस पर्सन के द्वारा उसके फेवर में ये सेंटेंसेस का सस्पेंशन या फिर रिमिशन किया जाए पूरी की जाने वाली हो या हो सकती है या उसकी इच्छा पर आश्रित ना हो। सेक्शन 5 के अंतर्गत एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंटेंसेस के सस्पेंशन के बारे में उन कंडीशन के बारे में जिन पर की पिटिशंस प्रेजेंट की है या फिर निपटाई जानी है वो जर्नल रूल्स या फिर स्पेशल ऑर्डर के द्वारा डायरेक्शन दे सकती है। वाइजों में ये कहा गया है जो भी पर्सन 18 इयर्स की आयु से अधिक का है अगर उस पर्सन के अगेंस्ट में अगर सेंटेंसेस के कंडीशन में जो कि फाइन के सेंटेंसेस के अलावा है अगर वो सेंटेंस पर्सन या उसकी ओर से या फिर कोई भी अदर पर्सन के द्वारा की गई कोई भी पिटिशन तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि वो सेंटेंस पर्सन जेल में ना हो। इसके अंतर्गत 2 क्लॉज है। इसके फर्स्ट क्लॉज में जहां पर ऐसे पिटिशन सेंटेंस पर्सन द्वारा दिया जाता है तब ऐसे में वह जेल के ऑफिसर इंचार्ज के अंतर्गत तो प्रेजेंट की जाए और बी क्लॉज के अंतर्गत अगर ऐसी पिटिशन किसी भी अदर पर्सन द्वारा दी जाती है तब ऐसे में अगर वो डिक्लेरेशन ना हो कि जो सेंटेंस पर्सन है वो जेल में है। सेक्शन 6 के अंतर्गत जो भी प्रोविजंस के सबसेक्शन के अंतर्गत क्रिमिनल कोड द्वारा इस कोर्ट के किसी भी अदर विधि या फिर इस विधि के अंतर्गत पास ऑर्डर्स को अगर ये लागू होते हैं तो किसी भी पर्सन की अगर इंडिपेंडेंस को अगर वो रिस्ट्रिक्ट करता है या फिर उसकी किसी भी प्रॉपर्टीज़ के कोई भी लाइबिलिटीज़ को इम्पोज करता है। सेक्शन 7 के अंतर्गत इस सेक्शन में और सेक्शन 433 में जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पोस्ट से का मतलब है इसके फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत उस कंडीशन में जिस कंडीशन में सेंटेंसेस किसी ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी लॉ के अगेंस्ट में अगर ऑफेंसेस के लिए है या फिर प्रोविजंस सबसेक्शन 6 की में जो भी डायरेक्ट ऑर्डर के किसी ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी भी लॉ के अंतर्गत यदि पास किया गया है तो उस सब्जेक्ट पर जो भी संघ की कार्यपालिका का जो भी पावर्स का एक्सटेंड होगा वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा भी डायरेक्ट करेगी। ई क्लॉज के अंतर्गत उस कंडीशंस में जिस पर कि स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी ऑफेंडर को सेंटेंस किया है या फिर उस पर ऑर्डर पास किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 433 दंडादेश के लघुकरण की शक्ति। इसके अंतर्गत एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंटेंस पर्सन के कंसर्न के बिना फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत यदि डेथ सेंटेंसेस का आईपीसी के सेक्शन 1860 के द्वारा प्रोवाइडेड किसी भी अदर पनिशमेंट के रूप में कम्यूट सेंटेंस कर सकती है। बी क्लॉज के अंतर्गत यदि जो भी सेंटेंसेस है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का है तो वो 14 ईयर्स से अनाधिक की अवधि के लिए जो भी इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन के रूप में उसका कम्यूट सेंटेंसेस कर सकती है। सी क्लॉज के अंतर्गत यदि कोई भी सेंटेंसेस यदि रिगेरियस इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंसेस के किसी भी ऐसे पीरियड्स जो कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट में या फिर जिसके लिए वह पर्सन सेंटेंस किया जा सकता है या फिर फाइन के रूप में उसका कम्यूट सेंटेंसेस कर सकती है। इसके डी क्लॉज के अंतर्गत यदि सिंपल इम्प्रिजनमेंट के सेंटेंसेस का अगर फाइन के रूप में यदि कम्यूट कर सकती है। नेक्स्ट हम इसी में सेक्शन 433A देखेंगे, कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निबंधन।
सेक्शन के अंतर्गत सेक्शन 432 के किसी भी बात के होते हुए यदि किसी पर्सन को किसी ऐसे ऑफेंसेस के लिए जो कि डेथ सेंटेंसेस के द्वारा प्रोवाइडेड सेंटेंसेस में से एक है, तो वहाँ पर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट का अगर सेंटेंसेस दिया गया है तो वहाँ पर सेक्शन 433 के अंतर्गत किसी भी पर्सन को दिए गए डेथ सेंटेंसेस का लाइफ और इम्प्रिजनमेंट के रूप में कम्यूट किया जा सकता है सेंटेंसेस के रूप में। वहाँ ऐसे जो पर्सन्स का जो इम्प्रिजनमेंट है उसे तब तक रिलीज़ नहीं किया जाएगा जब तक कि वो उसने 14 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट पूरा ना कर लिया हो। सेक्शन 434 मृत्यु दंडादेशों की दशा में केंद्र सरकार की संवर्ती शक्ति। इस सेक्शन के अंतर्गत सेक्शन 431 और सेक्शन 433 के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को कन्फेडरेट पावर्स अगर डेथ सेंटेंसेस के कंडीशन में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक्सरसाइज की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 435 जो कि इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है। कुछ मामलों में राज्य सरकार का केंद्र सरकार से परामर्श करने के पश्चात कार्य करना। के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत किसी भी सेंटेंसेस का रिमिट या फिर कम्यूट के बारे में सेक्शन 432 और सेक्शन 433 द्वारा स्टेट गवर्नमेंट को कन्फेडरेट पावर्स का स्टेट गवर्नमेंट द्वारा प्रयोग उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से बिना किसी परमिशंस के नहीं किया जाएगा जब तक कि सेंटेंसेस ऐसे किसी ऑफेंसेस के लिए है। के फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत कहा जा रहा है कि जिसका इन्वेस्टिगेशन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अधीन कंस्टिट्यूट दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना द्वारा इस कोर्ट के अलावा किसी भी सेंट्रल एक्ट के अंतर्गत यदि ऑफेंसेस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इम्पावर्ड किसी भी अदर एजेंसी के द्वारा किया गया है। बी क्लॉज के अंतर्गत जिसमें भी सेंट्रल एक्ट के किसी भी प्रॉपर्टीज का मिसयूज या बिलोंगिंग या फिर किसी भी प्रॉपर्टीज का डैमेज या फिर डिस्ट्रक्शंस के संबंध में है। और सी क्लॉज के अंतर्गत जो कि सेंट्रल एक्ट के किसी भी वर्क में गवर्नमेंट वर्क के किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर किया गया है जो कि अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ के डिस्चार्ज में यह कार्य कर रहा था या उसका ऐसा कार्य करना पाया गया है, तब वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रयोग उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट के कंसल्टेंट के बिना नहीं किया जाएगा। सेक्शन 2 के अंतर्गत जिस पर्सन को ऐसे किसी ऑफेंसेस के लिए कन्विक्टेड किया गया है जिसमें से कुछ उस सब्जेक्ट से संबंधित है जिन पर कि यूनियंस की एग्जीक्यूटिव पावर्स का एक्सटेंड है और उसके सेपरेट पीरियड्स के इम्प्रिजनमेंट को जो कि साथ साथ भोगी जानी है सेंटेंस कर दिया गया है के संबंध में जो भी सेंटेंसेस जो है वो सस्पेंशन, रिमिशन और कंप्यूटेशंस का स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यदि पास कोई भी ऑर्डर्स प्रभावित तभी होगा जब ऐसे सब्जेक्ट के बारे में उस संघ का मतलब उस यूनियंस का एग्जीक्यूटिव पावर्स का एक्सटेंड है और उस पर्सन के द्वारा किए गए ऑफेंसेस के संबंध में ऐसे सेंटेंसेस के जो कि सस्पेंशन, रिमिशन और कंप्यूटेशंस का ऑर्डर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी कर दिया गया है। इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।